आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी ग्रेटर नोएडा की है। ग्रेटर नोएडा में कैसे एक लड़की जिसका नाम पायल होता है और अपने माँ बाप के बदला लेने के लिए 4 लोगों को कत्ल करना चाहती है, और 4 लोग कत्ल करती है उससे पहले वो खुद अपना कत्ल करना चाहती है, और अपने ही कद काठी के और अपने लगभग उम्र की एक लड़की को तलाशती है और लड़की को मारती है। और लोग जानते हैं कि ये पायल ही है, और पायल समझ के उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जब कुछ समय बीतता है और जांच होती है तो पता चलता है कि पायल जिंदा है और पायल दूसरे जगह पर रह रही है। दरअसल ये कहानी है ग्रेटर नोएडा में एक इलाका पड़ता है, विसरक इलाका, वहाँ के रहने वाली है पायल। और एक दिन सुबह सुबह खबर आता है कि उस दिन 12 तारीख था, नवंबर का महीना था। अभी लगभग 20-21 दिन पहले की बात है, ये 12 नवंबर का वो दिन था। पुलिस के पास एक फ़ोन आता है कि विसरक इलाके में एक लाश पड़ी हुई है, जो लेडीज़ की लाश है, एक औरत की लाश है। पुलिस वहाँ जाती है तो देखती है कि उस लाश का चेहरा जला दिया गया है और उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। लेकिन उसके कपड़े और उसके हाथ में अंगूठी और कुछ भी देखकर जिसे पुलिस पहचान कराती है तो पता चलता है कि ये पायल की लाश है। फिर पायल की लाश को उसके भाई को दे दिया जाता है और पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है उसके भाई के द्वारा। लेकिन उसी रोज़ एक और लड़की गायब हुई थी 12 नवंबर को ही, जिसका नाम था हेमा चौधरी। ये जहाँ से लाश मिला था उससे करीब 19 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में ही एक दूसरी लड़की गायब हुई थी। फिर उस थाने में जब हेमा चौधरी की गुमशुदगी का कंप्लेंट दर्ज कराया गया तो अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस अपने आसपास में जितने भी पुलिस स्टेशन होता है और कोई लड़की की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज होता है तो अपने आसपास के पुलिस स्टेशनों में पता करती है कि कहीं आपके पास तो कोई ऐसा गुमशुदा लड़की या संदिग्ध हालात में कोई जो गायब हुआ है वो मिला तो नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ भी उस पुलिस स्टेशन से इस पुलिस स्टेशन में संपर्क किया जाता है जहाँ पर पायल की लाश मिली थी। पुलिस संपर्क करती है और पूछती है कि कद काठी बताती है, रंग बताती है, हाइट बताती है और उम्र बताती है। लगभग 27 या 28 साल उम्र होगी हेमा चौधरी की। तो इधर से जवाब दिया जाता है कि 12 नवंबर को तो एक लाश मिली थी और लड़की की ही मिली थी, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो कद काठी वही था, उम्र भी लगभग 27-28 का ही था। लेकिन एक चीज़ का अंतर आ रहा है, जो ये कपड़े पहनी थी वो कपड़े जो आप कपड़ा बता रहे हैं उस तरह कपड़ा नहीं है और ये अलग कलर का कपड़ा है। फिर यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है और फ़ोन रख दिया जाता है। फिर अब उस थाने की पुलिस हेमा चौधरी को तलाशना शुरू करती है कि आखिर हेमा चौधरी कहाँ गई। तो हेमा चौधरी के फ़ोन कॉल के डिटेल्स निकालती है, CDR निकलवाती है और साथ ही में उसका लोकेशन भी चेक करती है हेमा चौधरी का। तो जब लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि हेमा चौधरी का फ़ोन आखिर में वहीं ऑफ हुआ था जहाँ से पायल की लाश मिली थी। यानी कि आखिरी जो मोबाइल ऑन था हेमा चौधरी का वो उसी इलाके में था, उसी जगह पर था जहाँ पर उसकी लाश मिली थी। तो पुलिस इसको इत्तेफाक मानती है और सोचती है कि हो सकता हो कहीं ये उधर घूमने चली गई हो या उधर किसी वजह से गई हो। तो फिर पुलिस इस चीज़ को उतनी गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन जब उसका CDR चेक कराती है तो पुलिस एक बार और चौंकती है, देखती है कि उस CDR में हेमा चौधरी लगभग 15-20 दिनों से एक शख्स से बात कर रही है और उस शख्स का नाम था अजय पाल बुलंदशहर का रहने वाला था। और 15-20 दिनों से हेमा चौधरी उससे बात कर रही है और उसका अजय पाल का जब लोकेशन पुलिस चेक करती है तो उसका भी लोकेशन उसी जगह का था जहाँ पे सब उसकी लाश मिली थी, पायल की जहाँ से लाश मिली थी। तो पुलिस चौंकती है और सोचती है कि अब शायद इसको अजय पाल को उठाया जाए तो हो सकता है कुछ क्लू मिले, हो न हो इसका इस मर्डर से और जो गायब हुई है लड़की उससे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर सामने आएगा। फिर पुलिस बुलंदशहर जाती है, पुलिस की एक टीम वहाँ जाती है, वहाँ से
अजय पाल को उठाती है। अजय पाल को उठाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। अजय पाल ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता है, घुमाता नहीं है पुलिस को, और जो हकीकत है वो बताता है। वो कहानी सुनाता है कि वो एक कहानी सुनाता है। वो कहानी ये था कि पायल ग्रेटर नोएडा की रहने वाली थी और वहीं पर उसके माँ बाप रहते थे। बाप का नाम था रविंद्र भाटी और माँ का नाम था राकेश देवी। तो ये लोग 5 लाख रुपए कर्ज लिए हुए थे, लेकिन ये कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। और जो जिनसे ये लोग कर्ज लिए थे वो 4 लोग थे, और चारों लोग हमेशा इनके घर चले आते थे और पैसे की तगाजा करने के लिए। हर वक्त कभी ना कभी ये लोग पहुंच जाते। तो इस चीज़ से वो परेशान हो गए थे, और परेशान इतना ज़्यादा हो गए कि उन लोगों को खुदकुशी करना पड़ा। और इस घटना से लगभग 6 महीना पहले ही इसके माँ बाप खुदकुशी कर लिए। पायल के माँ बाप खुदकुशी कर लिए। अब जब वो लोग खुदकुशी कर लिए तो पायल को ये लगने लगा कि इसमें हो न हो, अगर जिनसे अगर मेरे माँ बाप कर्ज लिए थे, अगर वो लोग नहीं आते और परेशान न करते तो शायद मेरे माँ बाप आज जिंदा होते और खुदकुशी नहीं करते। तो उसको लगता था कि इसके जिम्मेदार वही लोग हैं। फिर वो घुट घुट कर जीने लगी और उसने ये तय किया कि अब इन लोगों से बदला लेना है और इन 4 लोगों को मारना है। तो इसने इधर उधर नेट पे देखा कैसे कत्ल किया जाए। फिर एक पाकिस्तान का कोई सीरियल था, उस सीरियल को देखा। उस सीरियल को देखने के बाद इसको एक आइडिया आया। फिर ये इसने अपना सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ये अपना अकाउंट बनाया और एक लड़के से बात करना शुरू किया। वो लड़का यही था जो अजय पाल है, और ये बुलंदशहर का रहने वाला था। इससे चैटिंग हुई। चैटिंग करते करते फिर ये आपस में मोबाइल नंबर का आदान प्रदान किए, एक दूसरे से मोबाइल नंबर लिए और दिए। फिर कुछ दिन बीता तो अब ये जो अजय पाल है ये ग्रेटर नोएडा चला गया उससे मिलने गया। तो फिर ये लोग अब शादी की प्लान करने लगे कि अब शादी कर लेना चाहिए। अजय पाल उससे कहता है कि अब हम लोगों को शादी कर लेना चाहिए। तो अभी भी ये बताई नहीं थी कि किस वजह से उससे दोस्ती किया और उसका मकसद क्या है। अभी पायल ये सब बातें बताई नहीं थी, बस इससे बातें करते जा रही थी और उसका मकसद कुछ और था। और वो वक्त का इंतजार कर रही थी कि शायद कोई ऐसा वक्त है जिस पर इस बात को मैं कहूँ और अजय पाल मान ले मेरे बात को। तो ये वक्त आ जाता है बहुत जल्दी। फिर अजय पाल जब उससे शादी के लिए कहता है कि अब हम लोग को शादी कर लेना चाहिए, तो पायल बताती है कि मेरा एक शर्त है और वो शर्त तुम पूरा करोगे तो ही मैं तुमसे शादी करूँगी। तो अजय पाल कहता है कि अच्छा चलो तुम्हारा शर्त क्या है बताओ। तो बताती है कि मेरे माँ बाप ने जो खुदकुशी किया था इसके पीछे 4 लोगों का हाथ है, और वो लोग परेशान नहीं करते तो मेरे माँ बाप आज जिंदा होते। तो उन 4 लोगों को मारना है, और उन 4 लोगों को मारने से पहले ये ज़रूरी है कि मुझे मरना होगा। यानी कि पायल खुद अपने आप को कह रही है कि मुझे पहले मरना होगा, फिर इन 4 लोगों को मारना है। और बताती है कि मैं इसलिए पहले मरूंगी कि मैं मरूंगी तो लोगों की नज़र में मैं जिंदा रहूंगी नहीं, मैं मर चुकी होंगी। फिर अगर कत्ल करूंगी तो मेरा नाम उसमें नहीं आएगा। जाहिर सी बात है कि जो मर चुकी है उसका नाम तो आएगा ही नहीं। फिर जो पुलिस की तफ्तीश की सुई है वो दूसरी तरफ मुड़ेगी और कोई और उसके शक घेरे में आएगा। तो अजय पाल कहता है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो पायल बताती है कि तुमको ठीक मेरे ही कद काठी के, मेरे ही वेट के, मेरे ही लगभग उम्र के एक दूसरी लड़की को तलाश करना होगा। तो अब अजय पाल लग जाता है एक दूसरी लड़की को तलाश करने में। उसकी तलाश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। वो एक लड़की मिलती है जिसका नाम था हेमा चौधरी, और वो एक सिटी मॉल के एक शॉप में काम करती थी। ये वहाँ जाता है और उस लड़की को धीरे धीरे अपने झांसे में लेता है, उससे बातें करता है। फिर इन दोनों में बातें होने लगती है। नंबर यहाँ भी एक दूसरे को दे दिया जाता है और ले लिया जाता है। फिर अचानक हेमा चौधरी को एक बार 5,000 की ज़रूरत भी पड़ती है। तो अजय पाल से कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो अजय पाल उसको 5,000 रुपये भी दे देता है ताकि उसको विश्वास हो जाए उस पर। फिर जब वो 5,000 रुपये लेती है तो 1-2 दिन के बाद फिर अजय पाल उससे कहता है कि चला जाए ग्रेटर नोएडा घूमने। हेमा चौधरी तैयार हो जाती है ग्रेटर नोएडा जाने के लिए। फिर पायल पहले से ही एक जगह छुपी हुई थी खंजर लिए हुए। वहाँ ये अजय पाल हेमा चौधरी को लेके जाता है वहाँ पे, और उसी जगह ले जाता है जहाँ पे पहले से ही पायल मौजूद थी। ये लोग वहाँ जाते हैं। जैसे ही हेमा चौधरी वहाँ पहुँचती है, पायल के हाथ में खंजर था
अभी हेमा चौधरी कुछ समझ पाती तब तक उसके गले पे पायल ने खंजर चला दिया और उसका गला काट दिया। फिर ये जो चौधरी था, जो अजय पाल था, इसने भी हेमा चौधरी को काटा, इसने भी मारा और फिर इन लोगों ने उसके हाथ के नस भी काट दिए। फिर इन लोगों ने मारने के बाद एक इससे भी दर्दनाक काम किया और आप सुनेंगे तो शायद आप सिहर जाएंगे, आपकी रूहें कांप जाएंगी। इन्होंने एक कढ़ाई में गर्म तेल किया और इतना गर्म किया कि वो तेल खौलने लगा। जब वो तेल खौल गया तो इसके जो हेमा चौधरी थी, इसके मुंह को उस तेल में डुबोया इन लोगों ने और उस गर्म तेल में इसका मुंह जलाकर, हेमा चौधरी का मुंह जलाकर इसकी पहचान मिटाने की कोशिश की। जब इसका मुंह जला दिया गया फिर इन लोगों ने, पायल ने अपना कपड़ा उसको हेमा चौधरी को पहनाया और जो उसके हाथ में अंगूठी थी, हेमा चौधरी के हाथ में अंगूठी पहनाई और ये लोग वहाँ से बुलंदशहर आ गए। फिर जब पुलिस तफ्तीश की तो वहाँ हेमा चौधरी की लाश मिला। फिर वहाँ से इसको हेमा चौधरी को उठाया गया, हेमा चौधरी की लाश है, पोस्टमार्टम हुआ और फिर उसके परिवार वालों को सौंपा गया। तो उसके परिवार वालों ने सपना समझ कर ही उसका हेमा चौधरी का अंतिम संस्कार भी कर दिया और 21 नवंबर को उसका 13वीं भी मना दी गई 21 नवंबर को। लेकिन सपना अभी जिंदा थी और एक जिंदा लड़की की 13वीं और एक जिंदा लड़की का अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन घर वालों को ये पता नहीं था कि ये असल में हेमा चौधरी है। तो इस तरह से ये लोग फिर बुलंदशहर आए। बुलंदशहर में आने के बाद वादे के मुताबिक ये दोनों शादी करते हैं। शादी वहीं एक आर्य समाज मंदिर में करते हैं इस घटना के 1 हफ्ते के बाद। और इस शादी करके अभी लगभग 1 हफ्ता ही गुजरा था, तब तक ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और अभी ये लोग पुलिस के हिरासत में हैं। तो इस तरह से ये अभी पायल जो थी अभी 4 लोगों की मौत के घाट उतारती और ये तो दुनिया की नज़र में पायल मर चुकी थी। लेकिन अगर गिरफ्तार नहीं होती तो शायद ये 4 लोगों को और मारती और उसके लिए मारने के लिए ये रिवॉल्वर भी खरीद चुकी थी और इसने प्लान बना लिया था कि इन 4 को गोली से ही मारना है। लेकिन उससे पहले ये पुलिस के हत्थे चढ़ी और ये लोग इस समय पुलिस की हिरासत में हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।